So, good morning to everyone. Yesterday we discussed various entries in different vouchers. So, today we will continue the same and we will finish our remaining entries. Okay. So, first of all, we will continue in educational mode again. Then we will shut this company by pressing Ctrl plus F3. Then we will open our company. It is XYZ. And now we will move on to the vouchers. तो कल बेटा हम लोगों ने कहाँ तक एंट्री पास कर ली थी, जरा कोई मुझे आइडिया देगा? 16th। अच्छा, कल ये जो 15 वाला था वो तो अभी डिस्कस करना रह गया था ना। ऑल्दो वी पास दैट एंट्री, बट वो एंट्री हमारे रह गई थी, उसको डिस्कस करना। द 15th वाज पेड टू शक्ति इंडिया ₹44,000 इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट पार्टिकुलर बिल नंबर। तो हमने कल देखा था व्हेन वी वर पासिंग दैट एंट्री। मैं एक बार फिर से एंट्री आप लोगों को दिखा देता हूँ। यही थी ना हमारी एंट्री। हम पेमेंट वाउचर में कहते हैं बिकॉज जो हमारी एंट्री थी ये कंपाउंड एंट्री थी। तो हमारा शक्ति इंडिया को यहाँ पे डेबिट करना था बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट टू शक्ति इंडिया। और शक्ति इंडिया का पेमेंट कितना ड्यू रह गया था? उस बिल का जो बिल यहाँ पे मेंशन्ड है उसमें 45,000 रह गया था। हमें उसको फिजिकली कैलकुलेट करना पड़ा। तो वी केम टू नो कि हाँ 55,000 ओपनिंग बैलेंस था। वी हैव ऑलरेडी पेड 10,000, सो 45,000 वर रिमेनिंग बैलेंस। So, but in question it is given कि this company or this firm has paid 44,000 in full settlement against that particular bill। तो उस particular bill का जो बैलेंस है वो 45 था, लेकिन 44,000 में ही सारा सेटल हो गया मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नहीं, कंपनी का जो कैश जा रहा है वो 44,000 जा रहा है, कैश या बैंक जो भी आप बोल लो। और उसके बिल का अमाउंट कितना था, बैलेंस कितना था, वो 45,000 था। तो रिमेनिंग 1,000 कहाँ चला गया? वो डिस्काउंट में चला गया। बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट, सो दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट ना, तो हमें डिस्काउंट मिला, हमें मतलब जो कंपनी उसको पेमेंट कर रही है। तो जब उसकी एंट्री हमने रफ में पास करी, देन वी केम टू नो कि हाँ इस तरीके से एंट्री पास होगी। शक्ति इंडिया डेबिट 45,000 टू कैश 44,000 टू डिस्काउंट रिसीव रिमेनिंग जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज 1,000। तो ये हमारी एंट्री पास होगी। बट यस्टरडे आई टोल्ड यू कि अगर इस एंट्री को हम ब्रेकअप कर ले दो पार्ट में, पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति इंडिया डेबिट 44,000 टू कैश 44,000, ये हमारी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, शक्ति इंडिया डेबिट 1,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। तो हमने देखा जो पहले वाली हमारी एंट्री थी शक्ति इंडिया टू कैश, ये बेटा कौन से वाउचर के लिए क्वालिफाई करेगी एंट्री? पेमेंट वाउचर। व्हाई? बिकॉज कैश और बैंक कम्स टू द क्रेडिट साइड, सो इट विल बी क्वालिफाइड फॉर द पेमेंट वाउचर। व्हाइल शक्ति इंडिया डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ये कौन सा वाउचर में आएगी? जनरल वाउचर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ओके, बट मैंने कहा था कि जब भी डिस्काउंट वगैरह वाला इस तरीके से कोई कंपाउंड एंट्री आती है, सो प्रेफर टू पास दैट पार्टिकुलर एंट्री इधर इन पेमेंट वाउचर और रिसीप्ट वाउचर, क्योंकि रिसीप्ट में हमारा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। पेमेंट में हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा रिसीप्ट में डिस्काउंट अलाउड भी तो हो जाएगा ना। कि सपोज मुझे किसी डेटर से 45,000 लेने थे, लेकिन उसको मैंने बोला कि 44,000 ही दे दो, पूरा सेटल हो जाएगा आपका। तो वहां पे हमारा उल्टी मतलब जैसे कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी। कैश हमें रिसीव मिलेगा, फिर वहां पे डिस्काउंट अलाउ कर देंगे और फिर उस पर्टिकुलर डेटर का अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो इस ऐसे कंपाउंड एंट्री को हमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो ब्रेकअप करना एक आइडियल एंट्री पास करना होगा इन टैली, क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग वाउचर दिए हुए हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप पेमेंट या रिसीव वाउचर में ही उस कंपाउंड एंट्री को पास कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? वी कैन इग्नोर दैट पार्ट विच इज क्वालिफाइड फॉर द जनरल वाउचर। तो हम जनरल वाउचर वाली एंट्री को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इधर इन पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर। ओके,
समझ में आया बेटा सभी को? तो हमने यहाँ पे एंट्री कैसे पास की थी, शक्ति इंडिया को हमने यहाँ पे डेबिट किया था और अमाउंट कितना लिखा था 45,000, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारे बिल की, अब क्योंकि मैं एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूँ तो इसीलिए जो बिल का जो यहाँ पे एक नई स्क्रीन या एक नया विंडो यहाँ पे ओपन होता था तो वो वहां पे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी तरीके से आता था वहां पे। तो वहां पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आता था, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पेमेंट या रिसीव के टाइम पे अगेंस्ट रेफरेंस को चूज करते हैं। सो आई चूज अगेंस्ट रेफरेंस। फिर यहाँ पे हमारे सामने बिल नंबर आ जाता है, जितनी भी बिल उस पर्टिकुलर डेटर या क्रिएटर के अगेंस्ट होगी वो सारी के सारे बिल वहां पे विजिबल हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमें SI/523/06Y बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है, तो हमने उस वाले बिल को हमने वहां पे सिलेक्ट कर लिया था। क्योंकि अभी हम पेमेंट कर चुके हैं इसीलिए बैलेंस वहां पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बिफोर पासिंग दैट जनरल एंट्री द बैलेंस वाज शोइंग एट 45,000, तो हमने वहां पे उसको सिलेक्ट कर लिया था और अमाउंट ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया था। लेकिन क्रेडिट हमारा कितने से होगा, कैश हमने क्रिएट किया 44,000, क्योंकि कंपनी का कैश जो आउटफ्लो हो रहा है वो 44,000 ही हो रहा है। फिर उसके बाद टैली ऑटोमेटिकली फिर से वहां पे क्रेडिट आपको दे देगा। जनरली क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट करते हैं तो टैली वहां पे सीधे हमें आगे मूव करा देता है नीचे के जो अमाउंट का जो बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे टैली बोल रहा है नहीं, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है, वहां पे इम्बैलेंस है, तो पहले आप बैलेंस करोगे तभी हम आपको आगे बढ़ने देंगे, हम आपको गलत एंट्री पास करने नहीं देंगे। तो इसीलिए टैली ने फिर से हमें क्रेडिट दे दिया कि बोला भाई आपका जो पैसा रह रहा है आप और कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव को सिलेक्ट करना था, बट वी डिड नॉट हैव दैट पर्टिकुलर लेजर, so we had to create that ledger discount receipt. So we created that discount receipt ledger by pressing alt plus C और create बटन जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे। तो हमने वहां पे इस लेजर को क्रिएट किया। तो लेजर को क्रिएट करने के टाइम पे देखो लेजर क्रिएशन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीजें मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होती है, एक नेम होता है, एक ग्रुप होता है, एक ओपनिंग बैलेंस होता है। बाकी जो फोर्थ वाली जो होती है डेबिट क्रेडिट, वो तो हम ओपनिंग बैलेंस बनाने के टाइम पे हम उसको हम कंसिडर करते हैं, और उससे वो दो जगह इंपॉर्टेंट होती है, एक ड्रॉइंग के लिए और एक पीएल के लिए, बाकी कहीं पे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन जब भी हम शॉर्टकट यूज करते हैं whenever we use alt plus C और create option while passing the journal entry, तो वहां पे हमें ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो वहां पे हमारे लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट होती है जरा बताओ? नेम एंड ग्रुप। तो नेम तो हमें पता था कि हमें डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से हमें लेजर बनाना है, स्पेलिंग मैंने वहां पे शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, आपकी मर्जी, आप चाहते पूरा लिख लो, और पूरा ही लिखना प्रेफर करना, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, कल टाइम ओवर हो रहा था इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया डिस्काउंट रिसीट। तो डिस्काउंट रिसीट हमने लेजर का नेम तो दे दिया, लेकिन द क्वेश्चन वाज कि ये कौन से ग्रुप के लिए क्वालिफाई करेगा। कल एक बच्चे ने आंसर दिया था कि इनडायरेक्ट इनकम, यही बोला था ना बच्चे ने, इनडायरेक्ट इनकम। तो हमने इनडायरेक्ट इनकम को वहां पे सिलेक्ट कर लिया, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, इसके पीछे रीजन क्या है। तो बेटा इसके लिए आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। प्लीज ओपन योर नोटबुक। और यहाँ पे चार चीजें आपको लिखनी होगी। सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहला हमारा ग्रुप का जो आइटम है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम कहां पे किस अकाउंट के लिए या किस लेजर के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज अ ग्रुप वहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल द लेजर्स, उसमें लिखो सभी ऑल द लेजर्स to be transferred, all the ledgers to be transferred to trading और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा वहां पे बेटा वो प्लीज थोड़ा करेक्शन कर लो आप। ऑल द लेजर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट will be created
और is created under this group। समझ में आया बेटा ये सभी को? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आप लोग? क्या लिखा जरा बताओ। नहीं नहीं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हेडिंग है, वो पॉइंट की हेडिंग है। डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, अंडर दिस ग्रुप मतलब हम कोई भी लेजर जो हमारे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपीयर होता है, उसको अगर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में वो क्रिएट होगा। अब वहां पे एक्सेप्शन लिख लो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज भी तो हमारे डेबिट साइड ही आता है ना। पीएल अकाउंट बनाने से पहले कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। जो ट्रेडिंग वाली कंपनी होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है। बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है ये? दोनों फैक्ट्री से जो रिलेटेड होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से वहां पे डिनोट करते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने 11-12 में ट्रेडिंग अकाउंट ही ज्यादा पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत कम ही जगह यूज हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा ये? तो डेबिट साइड में जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं, कौन कौन से आइटम आते हैं जरा मुझे एग्जांपल बताओ। सबसे पहला कौन सा आइटम आता है? सबसे पहला कौन सा आइटम आता है? यस बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक। हमें स्टॉक का लेजर बनाना होता है क्या? तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई कि ये तो फिर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई इस नाम का कोई लेजर होता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड आपका क्या होता है? परचेज। परचेज होता है ना पहले, ओपनिंग बैलेंस के बाद परचेजेस। लेकिन हमने परचेजेस का ऑलरेडी अकाउंट बनाया था, लेजर क्रिएट किया था, याद है? व्हेन वी वर पासिंग द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू परचेज, तो हमने परचेज को कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया था? परचेज अकाउंट में हमने वहां पे क्रिएट किया था। तो परचेज वाला परचेज अकाउंट में क्रिएट होगा, तो वो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उस डेफिनेशन के आगे ब्रैकेट में एक्सेप्ट परचेज अकाउंट आप लिख लो, क्योंकि परचेज अकाउंट के लिए मैंने अलग वहां पे क्राइटेरिया बनाया था। समझ में आ रहा है ये? इसके अलावा क्या? कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद वेजेस, ऑक्ट्रॉय, ये जितनी भी सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आती है डेबिट साइड में, ये जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे तो कौन सा ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप लोग सेकंड वाला भी डेफिनेशन लिख लो, डायरेक्ट इनकम। क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आर क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप एक्सेप्ट। यस बेटा, क्योंकि सेल्स अकाउंट के लिए भी हमने क्या किया था वहां पे? हमने सेल्स अकाउंट के लिए कौन सा ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था वहां पे? सेल्स अकाउंट। तो इसीलिए एक्सेप्शन लिखना जरूरी है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आगे चलकर कि डेफिनेशन तो ये बोली कि सारे के सारे क्रेडिट वाले आइटम वहां पे डायरेक्ट इनकम में आएंगे, तो सेल्स वाला भी डायरेक्ट इनकम में ही आना चाहिए, बट नहीं, सेल्स के लिए वहां पे स्पेशल वहां पे ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन लिख लो आप, परचेज की ही लिख लो, चलो ठीक है, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। परचेज अकाउंट्स, परचेज अकाउंट नाम से ही लेजर होता है, सॉरी ग्रुप होता है ना वहां पे। ठीक है,
तो परचेज अकाउंट का ही लिख लो आप लोग। सो परचेज अकाउंट विल बी क्रिएटेड और द लेजर ऑफ परचेज अकाउंट विल बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। इसी तरीके से सेल्स का भी लिख लो कि सेल्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले ही लिख लो क्योंकि पहले ऊपर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखा था ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो सभी आप वहां पे हेडिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? ये ग्रुप का नेम है, ये जितने भी मैंने हेडिंग लिखवाई है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दीज आर ग्रुप्स नेम। तो जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग हमें जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा। तो जिस भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो उसी ग्रुप के अंडर में उस अकाउंट को हमें क्रिएट करना होगा। तो अभी नेक्स्ट मैंने अभी क्या बोला, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेफिनेशन बताएगा, होता क्या है ये? वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे all the ledgers to be transferred to the debit side of the PL account will be created in this group। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा क्या? नो एक्सेप्शन। ठीक है, होगा कि नहीं बेटा वो एक्सेप्शन? There is one exception. That exception will be provision, except provisions। अच्छा जरा ये बताओ, ये प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन आप लोगों ने जब स्कूल में जब पढ़ रहे होगे तो प्रोविजन को आप लोग डेबिट साइड में दिखाते होंगे ना आप लोग, पीएल के। एज ए एक्सपेंस, और वो उसको हम उसको बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। देखो एक रूल आप लोग समझ लो, अकाउंट्स में जो लेजर का बैलेंस शीट में जाएगा वो कभी भी ट्रेडिंग या पीएल में नहीं जाएगा, और जो लेजर का बैलेंस ट्रेडिंग या पीएल में चला जाएगा वो कभी बैलेंस शीट में क्वालिफाई नहीं करेगा। सो ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपोजिट होती हैं कि भाई एक घर में जो जाएगा वो दूसरे घर में नहीं एंटर कर सकता। समझ में आ रहा है ये? तो फिर आप बोलोगे सर तो प्रोविजन वाला तब कैसे हम समझेंगे, क्योंकि प्रोविजन वाला तो हम दोनों जगह ही दिखाते हैं। अभी प्रोविजन की एंट्री आएगी तब उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम स्कूल में जब पढ़ते तो हमें बहुत सारे शॉर्टकट बताए जाते हैं जिसके पीछे हमें लॉजिक या रीजनिंग नहीं बताई जाती है। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे सीए वगैरह पे जब परस्यू करोगे तो वहां पे आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें अकाउंट्स बना के करवाएंगे आपको, जो आप लोग वो करते हो ना, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह आप ऐड करते हो ना वहीं पे पीएल अकाउंट में, वहीं पे सारे खिचड़ी बना देते हो, प्रीपेड को माइनस करते हो, आउटस्टैंडिंग को वहां पे ऐड करते हो पीएल अकाउंट में, ऐसे ही करते थे ना आप लोग। तो वो सारे गलत तरीके होते हैं, वो अकाउंटिंग वैसे कभी की ही नहीं आती है। ठीक है, वो अभी देखो होता है ना कि वो गलत नहीं पढ़ाते हैं लेकिन वो करेक्ट भी नहीं है, लेकिन आपको आप इनिशियल स्टेज पे हो क्योंकि 11th से तो आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो वहां पे थोड़ा सा जल्दी सिलेबस खत्म करने के लिए वो सारी चीजें वो ट्रिक बताए जाते हैं, लेकिन वो एक सही कॉन्सेप्ट नहीं। अगर हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे सही कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री की जितनी भी आप बेसिक नॉलेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि जनरल एंट्री के बेस पे ही आपका टैली सबको समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो नीलू मैम की है, ठीक है? जो भी आपका सिलेबस है थ्योरी का, वो सारी चीजें मुझसे मत पूछना आप लोग। तो अभी क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिया, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट।
तो ये भी आप लिख लोगे, लिख लोगे ना ये? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप आगे बढ़े। तो अब जरा ये बताओ, डिस्काउंट रिसीव जो हमारा आइटम है, पहले तो ये बताओ ये कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का या ट्रेडिंग और पीएल का? पीएनएल का। तो पीएनएल में अब ये किस, अब ये तो समझ में आ गई ये इनडायरेक्ट नेचर का है। अब ये डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड अपीयर होगा या क्रेडिट साइड अपीयर होगा? तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके अंडर ये क्रिएट होना चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी समझ में आया सभी को किस तरीके से आपको क्रिएट करना सारे अकाउंट्स। तो लास्ट क्लास में टाइम 1 ही मिनट बचा था, तो इसीलिए मैंने जल्दी से मैंने इसको खत्म करा दिया था। ठीक है, ठीक है, चलो तब ये एंट्री अब समझ में आने गई ये कैसे होती है, या फिर कैसे हमने पास की इस एंट्री को। ठीक है, ठीक है, तो इस एंट्री से हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब आते हैं 16 वाली एंट्री पे। तो 16 वाली एंट्री हमारी क्या बोल रही है, सोल्ड 43 बॉटल्स ऑफ पतंजलि फेस वॉश, ट्रेड डिस्काउंट 10%, लिस्ट प्राइस 150, बिल नंबर इज गिवन डेट। तो अब जरा ये बताओ, इसकी एंट्री आप लोग पहले रफ में पास करके मुझे बताओ कि इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए। वैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये जो सेल्स और परचेज की एंट्री होती है इसके रफ में नहीं पास करनी होती है। तो किसी ने बोला क्यों नहीं मुझे? अरे मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। हो सकता कि नहीं हो सकता, ज्यादा बताओ जल्दी, बोलेगा कोई कुछ? आई वॉज, यस बेटा आई वॉज रॉन्ग। इसकी हमें रफ में एंट्री पास करनी नहीं है पहली बात। अब क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है तो हमें कौन से वाउचर में जाना होगा, जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर 1, ये सेल्स में, एफेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं हमसे, पार्टी अकाउंट नेम। किस पार्टी को बेच रहे हैं, कैश को, क्योंकि पार्टी का नाम यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब कैश ही होगा। ठीक है, यहां से कैसे बाहर निकलेंगे? कंट्रोल प्लस इज द शॉर्टकट ऑफ सेव, सेव स्क्रीन। तो या तो इंटर करते करते आप बाहर निकल जाओ, मतलब सेव कर लो, या फिर कंट्रोल प्लस ए से एक बार में ही सेव कर लो। ठीक है, लेकिन आई विल एडवाइस कि आप लोग इंटर का ज्यादा यूज करना। कंट्रोल प्लस ए का ऐसी जो स्क्रीन होती है ना जहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी थी, वहीं पे यूज करना। कभी भी जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे आप लोग कंट्रोल प्लस ए प्रेस मत करना, अदरवाइज आपकी वहां पे एंट्री जो जैसी भी होगी वो सेव हो जाएगी वहीं पे। और वहां पे ऑप्शन भी नहीं आएगा आपके पास, जैसे आप एंटर करते हो ना एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन आता है, कंट्रोल प्लस ए से ऑप्शन भी नहीं आएगा वहां पे, सीधे एंट्री वहां पे सेव हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए जो एडिशनल स्क्रीन आती है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं वैसी स्क्रीन आती है, तो आप कंट्रोल प्लस ए से आप सेव करके बाहर निकल जाना। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए मैंने किया, एक बार और किया, तो इससे मैं बाहर निकल गया। अब आते हैं सेल्स लेजर पे। तो सेल्स लेजर में कौन सा होगा, सेल्स लेजर ही होगा। अब नेम ऑफ आइटम में क्या हम बेच रहे हैं, सो पतंजलि फेस वॉश, ये रहा हमारा पतंजलि फेस वॉश। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हाउ मेनी क्वांटिटी, 43 पीसेस, और बॉटल का मतलब पीसेस ही हुआ। ठीक है, 43 क्वांटिटी। अच्छा, रेट क्या होगा, 150 इज द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एज 10%। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 135। लेकिन क्या ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका हम कभी एंट्री में दिखाते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारे जर्नल एंट्री में शो होता है क्या? तो कहां पे शो होता है? तो कहीं ना कहीं तो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर सपोज हमें फ्यूचर में हमें एंट्री को हमें देखना है कि भाई इसका लिस्ट प्राइस इतना है, हमने कैसे इतने बेचा, तो हमें कुछ वहां पे क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, उसका क्लैरिफिकेशन हम कहां पे लिखते हैं? यस बेटा,
तो नरेशन में इसके बारे में आप लिखोगे, लेकिन एंट्री में कहीं पे भी जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम मेंशन नहीं करते, उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है उससे रिलेटेड हमारी एंट्री वहां पे इफेक्ट होती है, हमारा अकाउंट वहां पे इफेक्ट होता है, उसको हमें जनरल एंट्री में शो करना होता है कैश डिस्काउंट को, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वाले में किया था, वी रिसीव द कैश डिस्काउंट। ओके, सो वी हैड टू शो दैट पर्टिकुलर लेजर। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक लेजर आपको शो करने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट वाला जो भी आइटम होगा उसको आप टोटली इग्नोर करोगे, आप सिंपल वहां पे नेट जो उसका प्राइस होगा वो मेंशन करोगे। तो 150 इज द ट्रेड प्राइस, सॉरी लिस्ट प्राइस, एंड 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा 135। अगर सपोज ऐसा आ जाता है कि 150 रुपीज इसका लिस्ट प्राइस है, 8.33 वहां पे इसका ट्रेड डिस्काउंट है, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रफ में करनी पड़ेगी ना बेटा। तो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट बटन है, आप टैली के अंदर ही कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। द शॉर्टकट इज Ctrl+N। देखो जैसे ही मैंने Ctrl+N मैंने यहाँ पे प्रेस किया, नीचे कैलकुलेटर आ गया क्या। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 150, दिख रहा है नीचे ये येलो कलर की जो बॉर्डर आ रहा है नीचे 150 इसमें लिखा हुआ है। तो हमें 10% हमें यहाँ पे डिडक्ट करना है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.9 से, आ गया ना 135। मतलब जैसे आप कैलकुलेट करते हो, जो अब मैंने इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपकी मर्जी जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल मतलब कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो अब इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन एक बार प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 135 और ये हमारा ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप एंटर करोगे, दूसरा कोई आइटम नहीं है, एंटर करते रहोगे जब तक आप नरेशन पे नहीं पहुंच जाते। नरेशन पे आप लिखोगे यहाँ पे कि द लिस्ट प्राइस वाज 150 एंड वी अलाउड 10% एज ट्रेड डिस्काउंट, तो इसलिए हमने इतने में भेज दिया। जो भी लिखना है आप नरेशन में लिख लोगे, इसके बाद एंटर करोगे और ये सेव हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये सभी को। तो कैलकुलेटर को बंद करना हो तो यहाँ पे आप माउस का यूज करके इस तरीके से बंद कर देना, ठीक है। कैलकुलेटर से हटने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर वहां पे डिसेबल हो जाएगा, लेकिन वहां पे वो शो होगा आपके स्क्रीन पे। वैसे दो तरीके होते हैं कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, अभी तो मैंने बताया कौन सा शॉर्टकट बताया अभी कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, Ctrl+N। एक दूसरा भी वहां पे आएगा हमारे सामने कैलकुलेटर यूज करने का, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो वहां पे आप कैलकुलेट करोगे ना वही चीज वहां पे आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में वहां पे वो अमाउंट वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें नीचे से कॉपी करना पड़ रहा था ना, तो अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरी शॉर्टकट की को यूज करेंगे और जो भी नीचे कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेटेड अमाउंट सीधा सीधा वो आपके फील्ड में वहां पे आ जाएगा, वहां पे इंटर हो जाएगा, आपको इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको हम बाद में पहले सीखेंगे, पहले क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं ये हमारा फर्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ये बेसिक चीजें सीख लेते हैं, फिर जो थोड़े थोड़े चीजें जो एडवांस नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा जो इससे अपग्रेड वर्जन जो आएगा या फिर एक तरीके से हम अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तब वहां पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 17 क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले आप रफ में पहले एंट्री पास करोगे। देखो बेटा अगर ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप डायरेक्टली पास करने की कोशिश करोगे, ठीक है, चांसेस है कि वहां पे आपकी एंट्री सही हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं गलत होगी तो बेटा बहुत मुसीबत में फंसने वाले हो आप लोग। इनिशियली आप पहले रफ में लिखकर पहले आप फिर टैली में आप प्रैक्टिस करो, जब वंस यू गेट यूज्ड टू द टैली देन उसके बाद डायरेक्टली एंट्री पास कर पाओगे। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है।
तो पहले जितनी भी इजी, देखने में बहुत इजी लग रही है, कह रहे ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो ऐसे ही मैं सॉल्व कर दूंगी, ऐसा सॉल्व कर दूंगा, तो उसके उसके चक्कर में मत रहना। पहले आप लोग रफ में पास करना, पहले देखना ये कौन से वाउचर में जाएगी, उसके बाद फिर उस वाउचर में है ना, क्योंकि देखो जनरली होता क्या कि ये एंट्री देख के आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट वाउचर, सीधा समझ में आ गया ना। लेकिन कई बार जो पेमेंट वाउचर और जो रिसीव वाउचर होता है वहां पे डेबिट क्रेडिट का चक्कर पड़ जाता है। वहां पे रिसीव में पहले क्रेडिट पूछता है और पेमेंट में पहले डेबिट पूछता है, तो कई बार वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब एक बार आपके सामने एंट्री पास होगी रफ में कि हाँ कौन सी क्रेडिट में यानी है कौन सी डेबिट में यानी है, तो फिर वहां पे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो क्या एंट्री पास की रफ में आप लोगों ने? तो अब ये कौन सा वाउचर में जाएगा? पेमेंट वाउचर में, बिकॉज कैश और बैंक अपीयर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे डेबिट में हमें क्या है सिलेक्ट करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। डेबिट में यही हमें सिलेक्ट करना है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो हम आपको दिख रहा है क्या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट? दिखेगा कहां से? हमने तो अभी तक क्रिएट ही नहीं किया हुआ है। हम जब फर्स्ट लेक्चर से जो डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो क्या हमने कहीं पे भी इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का लेजर बनाया था क्या? तो इसका मतलब हमें क्या एक नया लेजर आ गया बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? ऑल प्लस सी से क्रिएट करेंगे, या फिर यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा क्रिएट का, वहां से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। और जरा ध्यान देना, पेमेंट में पहले डेबिट पूछ रहा है, तो इसलिए डेबिट वाले को ही हम वहां पे पहले क्रिएट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। अगर है अवेलेबल तो सिलेक्ट करेंगे, अवेलेबल नहीं है देन वी विल गो फॉर द क्रिएशन। तो वी विल क्रिएट, क्या है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं बस लिख लेता हूँ। अब जरा ये बता, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस? क्यों? यस, बिकॉज इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। सिंपल यही होता है ना, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में अपीयर होता है। मैंने अभी वही तो लिखवाया था आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा जरा देखो, यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर देखिए ये हमारा इनकम ऊपर लिखा हुआ है, जैसे एक्सपेंस की बात करते हैं, जैसे हमारा एक्सपेंस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे हमारे इस वाले केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज अ ग्रुप, तो कौन सा वाला करेंगे, ये एक्सपेंसिव ब्रैकेट में इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो बोथ आर सेम, लेकिन मैंने कहा ना कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वहां पे उनको शो करना होता है। तो हम हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि इंडिया में ये वाला फॉलो होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे, वो वाला सेलेक्ट नहीं करोगे आप लोग। वैसे कर भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट इज बेटर कि आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो नॉर्मल जो लिखा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, हम वो वाला सिलेक्ट करेंगे ग्रुप हमेशा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आएगा, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद बस हम एंटर करते करते आगे बढ़ गए। कितना हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है, मतलब कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? तो 2000 हमने यहाँ पे डेबिट में हमने अमाउंट फीड कर लिया। इसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, तो कैश, चलो बैंक से कर लेते हैं, कैश से कर लें बैंक से कर लें, ठीक है कैश है, तो कैश 2000। तो ये हमारा हो गया, बस इंटर नरेशन लिखोगे, इसके बाद एक्सेप्ट, एंट्री पास। नेक्स्ट क्या है हमारी एंट्री, ₹8। इसका क्या मतलब हुआ, सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 1,22,000।
एंट्री क्या पास होगी जरा बताओ मुझे विद अमाउंट। यही होगा। कोई और बच्चे बेटा कुछ बताना चाहेगा? देखो सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट सारा सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहा होगा, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट रहा होगा पहले से ही, तभी तो बेच रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, फिर उसके बाद देखेंगे हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट खरीदा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ कितना हम बेच रहे हैं। तो ऑल का मतलब है कि मतलब हमने जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था प्लस हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने परचेज किया, हम सारे इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा ओपनिंग बैलेंस में हमारा था 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ खरीदा नहीं, ओके, वी हैवंट परचेज एनी और वी हैवंट इन्वेस्टमेंट एनी अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में हमने इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ओपनिंग बैलेंस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था हमने उसको सारा का सारा बेच दिया, ठीक है। अब जरा ये देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा इन्वेस्टमेंट का 1,25,000, बेच कितने में रहे हैं, तो 3,000 का लॉस हो रहा है ना। अगर हम एंट्री बस ये पास कर ले कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,22,000, अब फिर उसके बाद भी हमारे बैलेंस शीट में 3,000 का इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है हम सारा ही इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो फिर 3,000 कैसे बच जाएगा, गलती हो गई ना वहां पे। तो अब जल्दी से एंट्री बताओ क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट, यस, लॉस ऑन सेल 3,000 टू, तो ये हमारी एंट्री होगी। अब जरा आप लोग अब क्राइटेरिया फॉलो करो, ये कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगा। In which voucher will it be qualified? मतलब ये हमारी कंपाउंड एंट्री है। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट 1,22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,25,000। So this is the compound entry. If we break this entry into two entries, तो क्या हो जाएगा, हमारी पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,22,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,22,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। तो पहली वाली जो हमारी कैश टू इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कहां पे क्वालिफाई करेगी, हमारी रिसिप्ट वाउचर में। और सेकंड वाली जो हमारी एंट्री है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो हमारे कहां पे क्वालिफाई कर रही है, जर्नल वाउचर में। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ऑप्शन आपके पास फिर से है, आप या तो इसको ब्रेकअप करके अलग अलग जगह पे दिखा दो या फिर आप इसको कंबाइन पास कर लो, जैसे हमने अभी डिस्काउंट रिसीव वाली पास की थी। तो आप रिसीव वाउचर में ही वहां पे डिस्काउंट को आप शो कर सकते हो, या फिर आप इस एंट्री को ब्रेकअप करके जो एंट्री यहाँ पे क्वालिफाई कर रही है वहां पे उसको शो करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको कंबाइन ही कर लेते हैं, ब्रेकअप नहीं करते हैं। तो हम कहां पे जाएंगे सबसे पहले, तो रिसीव वाउचर में जाएंगे F6। अब जरा बताओ रिसीव वाउचर में पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हमें क्रेडिट में, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ही आ रहा है ना बेटा, कैश डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो पहले वो हमसे टू वाला पूछ रहा है कि भाई पहले आप क्रेडिट वाला बता दो, क्या आप या मतलब किससे आप रिसीव कर रहे हो। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट से, ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना बेच रहे हो, पूरा ही बेच रहा हूँ 1,25,000। अच्छा जरा देखो यहाँ पे आपको बार बार क्वेश्चन में देखने की भी जरूरत नहीं है,
अगर हमने कोई हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 था, ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ और परचेज भी किया, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार हमने कहाँ कहाँ परचेज किया था। 10 बार परचेज किया तो 10 बार आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे करंट बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। दिख रहा है करंट बैलेंस यहाँ पे? तो करंट बैलेंस का मतलब ऑल का मतलब जितना करंट बैलेंस है पूरा लिख देंगे, खत्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,25,000 का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा डेबिट, तो डेबिट में क्या करेंगे, हमने कैश में बेचा, ठीक है, या बैंक से बेचा, जैसे भी आप कर सकते हो, कैश और बैंक, यू कैन सिलेक्ट ईदर ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पे कैश, लेकिन कैश हमें कितना मिल रहा है, क्या 1,25,000 मिल रहा है क्या हमें कैश? हमें मिल रहा है 1,22,000। ठीक है, अच्छा टैली फिर बोलेगा कि नहीं 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 गलत है, आप आगे बढ़ने दें। वो फिर से डेबिट को अपने आप ओपन कर लिया, बोला भाई आपका इम्बैलेंस आ रहा है, बोला कि आप डेबिट एक और सेलेक्ट करो दूसरा अकाउंट। तो मैंने बोला कि अच्छा दूसरा अकाउंट क्या है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे इस नाम का तो कोई अकाउंट अभी तक बनाया ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो Alt+C या क्रिएट से आप क्रिएट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जरा बताओ ग्रुप कौन से ग्रुप में जाएगा ये? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा? वेरी गुड, बिकॉज इट shows on the debit side of the P&L account. तो ये हमारा 3,000 का हो गया। अब हो गया ना हमारी एंट्री पास। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप रफ में सॉल्व करोगे, उसके बाद टैली में वहां पे आप एंटर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो इन्हीं सब कंपाउंड एंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे नरेशन लिख लोगे आप लोग, जो भी नरेशन लिखना होगा, इसके बाद उसको सेव करोगे, बस ये सेव हो गई। नेक्स्ट जल्दी से बढ़ते हैं आगे। एंट्री जल्दी से अब लिखो आप रफ में, क्या होगी एंट्री? जब हमने SBI के नाम से लेजर ओपन किया हुआ है तो फिर बैंक अकाउंट के नाम से आप लोग लेजर क्यों बता रहे हो आप? SBI डेबिट टू कैश। अब जरा बताइए कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी? क्यों कॉन्ट्रा में कर रही है? वेरी गुड, बिकॉज बोथ साइड कैश और बैंक अपीयर देयर। तो F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा में। अच्छा कॉन्ट्रा में पहले क्या पूछ रहे हैं, डेबिट पूछ रहा है पहले क्रेडिट पूछ रहे हैं? तो प्लीज इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान देना। वैसे दो ही वाउचर होते हैं जिसमें पहले हमसे क्रेडिट पूछता है, एक कॉन्ट्रा में और एक रिसिप्ट में। बाकी आपका जर्नल हो गया, पेमेंट हो गया, बाकी दो ही बचे ना, जर्नल और पेमेंट। तो उन दोनों जगह पे पहले डेबिट पूछता है और सेल्स परचेज में तो डेबिट क्रेडिट की बात होती ही नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना कि पहले क्या पूछ रहा है, उल्टी एंट्री में पास कर लेना। तो हम यहाँ पे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे कैश कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 1,22,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं। कहाँ पे? SBI में। अच्छा जरा देखो कॉन्ट्रा में भी देखो हमें गलती करने के चांसेस हमें कम से कम दे रहा है टैली। हमें सिर्फ वही अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है जो कैश और बैंक है, उसके अलावा कोई और अकाउंट हमें यहाँ पे दिखा रहा है क्या? तो टैली बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्रा में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ सिर्फ वही शो होंगे। पेटी कैश भी हमने कैश ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया था, इसीलिए वो उसको भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SBI को सिलेक्ट कर लिया, तो SBI डेबिट हो गया, कैश हमारा क्रेडिट हो गया, तो मतलब पैसे हमारे डिपॉजिट हो गए बैंक में 1,22,000। अगेन ये हमारी स्क्रीन आ गई, क्योंकि जो बैंक से रिलेटेड जब भी आप एंट्री पास करोगे तो ये स्क्रीन आएगी आएगी। वहां पे आपसे इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट की डेट पूछेगा, कौन सी बैंक की है, IFSC कोड क्या है,
बहुत सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है, तो इन सब ये चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। आप इससे कैसे आप बाहर निकलोगे, एस्केप बटन से बाहर मत निकलना, वरना एस्केप बटन से वापस चले जाओगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, हमें एंटर करते करते हम आगे निकल जाएंगे, या फिर कंट्रोल+A से हम आगे निकल जाएंगे। तो कंट्रोल+A मैंने प्रेस कर लिया, सीधा आगे निकल गया। फिर नरेशन आप लिखोगे, नरेशन के बाद एंटर, एक्सेप्ट यस और नो, देन यस, यहाँ पे आप कर लोगे, आपकी एंट्री यहाँ पे सेव होगी। ओके, नेक्स्ट, $3000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर सुरेश। अब मिस्टर सुरेश कौन है? एक सेकंड, 3000 रिसीव फ्रॉम लोन टू, अच्छा लोन टू मिस्टर सुरेश हमारा कोई था क्या अकाउंट? अच्छा ओके ओके, तो लोन टू मिस्टर सुरेश हमने 30,000 हमने दिया था उनको लोन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सुरेश ने हमें वो 30,000 हमें वापस दे दिया, लोन का पैसा। समझ में आ रहा है ये? अच्छा सॉरी 3,000 लिखा हुआ है, तो 3,000 सुरेश क्या कर रहा है, हमें पैसे हमें दे रहा है, मतलब रिसीव कर रहे हैं सुरेश है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे, अच्छा यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे अब इसको हम इग्नोर कर देते, जो कि उनका परसेंटेज था इंटरेस्ट का, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना, हमने जो सुरेश को पैसे दिए थे वो 12% के अकॉर्डिंग दिए थे, 12% पर एनम के। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई डेट वेट नहीं है, तो हम उस परसेंटेज को या फिर उस इंटरेस्ट को हम इग्नोर करते हैं। सिंपल ये जानते हैं कि भाई 30,000 हमने दिया था, जिसमें से 3,000 वो हमें वापस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जरा बताओ मुझे इसकी एंट्री क्या पास होगी रफ में। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू सुरेश, अब ये कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी? रिसिप्ट वाउचर में। तो हम यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, पहले हमसे क्रेडिट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोन टू मिस्टर सुरेश, इसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कितने से? 3,000, क्योंकि वो हमें दे रहा है। अच्छा हमें मिल कैसे रहा है, कैश में मिल रहा है, तो हमने कैश ले लिया, तो 3,000 हमें कैश में मिल रहा है, तो बस उसके बाद नरेशन लिखोगे और ये एंट्री सेव। समझ में आया ये? ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या है 21 एंट्री, क्या है 7,000। शेरोन कौन है? हमारा एक डेटर है, ठीक है, डेटर है। अब देखो यहाँ पे कोई बिल नंबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, शेरोन ने हमसे एक ही बार उधार खरीदा है और उसकी एक ही बिल है, तो जब वो पैसे देगा तो डेफिनेट सी बात है वो उसी बिल का अगेंस्ट देगा। तो जल्दी से इसकी एंट्री पास करो, क्या होगी इसकी एंट्री रफ में? कैश अकाउंट डेबिट टू शेरोन। तो अब जरा बताओ ये कहां पे जाएगी एंट्री? रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में पहले हमसे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में कौन आएगा, शेरोन आएगा। कितना पैसा हमें मिल रहा है शेरोन से? 7,000। अच्छा जैसे हम एंटर करेंगे तो फिर हम एक नए पेज पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेथड एडजस्टमेंट में, क्या करेंगे यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, बिल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और एक ही बिल है तो डेफिनेट सी बात है तो उसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा होगा। अच्छा उस बिल का बैलेंस कितना है? 12,000, लेकिन वो हमें पेमेंट कितना कर रहा है, सिर्फ 7,000, मतलब 5,000 बाद में दे देगा हमें। समझ में आ रहा है ये? तो बस यहाँ पे एंटर करेंगे, बाहर निकलेंगे, डेबिट में क्या आ जाएगा हमारा, कैश, 7,000 हमें मिल गया, तो बस यहाँ पे हमने एंट्री पास से इसको सेव कर लिया। अब बोलोगे सर डिस्काउंट हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट का वर्ड है ही नहीं। समझ में आ रहा है ये? इसके बाद एंट्री नंबर 22, पेड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ SBI, मतलब हम SBI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं टू दी फॉलोइंग आइटम, जो भी यहाँ पे लेजर दिया हुआ है नीचे। तो सबसे पहला क्या आइटम है, सैलरी, सेकंड क्या है, रेंट, थर्ड क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर,
और फोर्थ क्या है, टैक्स। तो अब जल्दी से बताओ इसकी एंट्री क्या पास होगी, रफ में जल्दी से पास करके बताओ। जब साथ में दिए थे साथ में ही पास करेंगे ना। सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट और देन टू एसबीआई। अब जरा बताइए कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेंगे, पेमेंट में। तो मैं F5 प्रेस करूंगा पेमेंट में जाने के लिए। पेमेंट में पहले हमसे क्या पूछ रहा है, डेबिट। तो डेबिट में सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट आएगा, तो सैलरी का अकाउंट हमने कोई क्रिएट किया था क्या अभी तक? बोले हाँ सर किया तो था, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्या हम इसको डेबिट करेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी को? अच्छा पहले ये बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने किसके कौन से ग्रुप के अंडर में हमने क्रिएट की थी? करंट लायबिलिटी। और जो हमारा सैलरी अकाउंट है जो हम कभी क्रिएट करेंगे वो कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? तो अभी समझ में आया, बोथ आर डिफरेंट आइटम। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, सैलरी अकाउंट जो हमारा होता है वो हमारा P&L अकाउंट का आइटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैलरी अकाउंट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा Alt+C से। तो सैलरी मैंने यहाँ पे लिखा, सैलरी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि ये डेबिट साइड में आता है हमारे P&L अकाउंट में। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सैलरी कितना है हमारा 98,000। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छा देखो फिर से अब ये हम पेमेंट में है तो हमने सैलरी लिखा तो तुरंत अपने आप ये पूछने लगा हमसे टैली कि भाई क्रेडिट क्या होगा। मैंने बोला भाई ठहर जाओ, अभी ये हमारी जो एंट्री है ना ये बहुत बड़ी एंट्री है, मतलब ये कंपाउंड एंट्री है, इसमें कई सारे अकाउंट हमारे डेबिट होंगे। तो ये क्रेडिट आ रहा है, लेकिन टैली बोल रहा है कि ठीक है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी तो हमारा कर्सर वहां पे जा रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो हम यहाँ पर सीधा बस क्या करेंगे, डी को प्रेस करेंगे, डी हो गया, बस इंटर कर लोगे, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यू वांट टू कन्वर्ट द क्रेडिट इनटू डेबिट, तो वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, तो रेंट भी हमने क्या क्रिएट किया हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल किया था सर, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट तो बैलेंस शीट का आइटम है, रेंट जो हमारा आइटम होता है वो P&L का होता है, तो हमें रेंट को भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। किसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो हमने इसको भी क्रिएट कर लिया। रेंट का कितना अमाउंट है, फिर से क्रिएट आ गया, मैंने बोला फिर से मैं डेबिट कर लेता हूँ। थर्ड आइटम क्या है हमारा, तो वो भी हमने क्रिएट किया था क्या? नहीं किया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मिसलेनियस क्या है, एक्सपेंसेस ना। तो ये भी किस में आएगा जरा बताओ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस किस में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा? इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्यों? वेरी गुड, P&L के डेबिट साइड में आता है इसीलिए वो भी इनडायरेक्ट होगा। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 21,000, फिर से डेबिट करेंगे। फोर्थ वाला कौन सा था हमारा, टैक्स। चलो ठीक है, अभी टैक्स को इग्नोर करते हैं, टैक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतने को रहने देते हैं। क्रेडिट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किसको हमें सिलेक्ट करना है, SBI। ठीक है, क्रेडिट SBI करेंगे ना, तो SBI करेंगे। अब टोटल करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, टैली खुद से करके दे देगा आपको। बस समझ में आई बेटा सभी को? तो बस नरेशन लिखोगे। अच्छा क्योंकि हम बैंक से कर रहे हैं तो फिर से अगेन ये चीजें आएगी, तो बस कंट्रोल ए से बाहर निकल जाना और नरेशन लिखना, सेव करना, बस हो गया। यस, क्या?
हाँ यस यस बेटा, वो डायरेक्ट रेंट हो जाता है। तो बाकी जो 23 हमारी एंट्री है और 24 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके चलो।